18 साल की अहाना दुल्हन के जोड़े में सहमी हुई और कांपते दिल के साथ अपने दूल्हे विरान का इंतजार कर रही थी। उसका डर यूं ही नहीं था। कुछ ही घंटे पहले उसकी बड़ी बहन ईशानी शादी के दिन ही घर से भाग गई थी। माता पिता ने समाज की नजरों से बचने के लिए छोटी बेटी अहाना का विवाह 27 साल के विरान से तय कर दिया था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अहाना के दिल की धड़कनें ऐसी थीं जैसे दीवारों से टकरा रही हों। भय के मारे वो पलंग के नीचे छिप गई थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। विरान गुस्से से भरा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। जब उसने पलंग पर अहाना को नहीं पाया तो वो दहाड़ते हुए बोला, अहाना, कहाँ हो तुम? ढोल की थाप, बैंड बाजे और हंसी खुशी की गूंज के साथ विरान की बारात ईशानी के घर पहुंची थी। रास्ते भर उसका चेहरा एकदम सख्त और भावहीन था। वो हमेशा से गंभीर और कम बोलने वाला व्यक्ति था, जो अपने जज्बातों को छुपाने में माहिर था। सुनहरी शेरवानी में लिपटा वो किसी शाही राजकुमार जैसा लग रहा था। एक हाथ में फोन था, निगाहें कहीं खोई हुई थीं, जैसे कोई गहरी सोच उसके मन पर हावी हो। कुछ देर पहले जो खबर उसे फोन पर मिली थी, उसने उसके चेहरे की रंगत बदल दी थी। लेकिन यहाँ ईशानी के घर का माहौल एक अलग कहानी सुना रहा था। घर दुल्हन की तरह सजा था। दीवारों पर चमकती लाइटें, फूलों की मालाएं और चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का शोर था, मगर वीरान के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अब तक दुल्हन की एक झलक तक नहीं देखने को मिली थी। न कोई तस्वीर, न कोई औपचारिक खबर। ऊपर से स्वागत भी कुछ अजीब ढंग से किया गया था। सबके चेहरों पर घबराहट, आंखों में सवाल और वातावरण में एक अनजाना डर था, जिसने वीरान के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया था। बारात हॉल में बैठी हुई थी, जबकि वीरान अकेला स्टेज पर बैठा हुआ था। तभी एक महिला वीरान की मां प्रीति जी के पास आई और उनके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। प्रीति जी चौंक कर वीरान की ओर देखा। वो तुरंत उठकर बेटे के पास आई और झुककर धीरे से उसके कान में बोली, वीरान, कुछ गड़बड़ हो गई है। दुल्हन ईशानी पार्लर से किसी के साथ भाग गई है। प्रीति जी के मुंह से ये सुनते ही कुछ पलों के लिए सब कुछ ठहर गया। वीरान की आंखों में अचानक खून उतर आया। उसने एकदम से सिर उठाकर मां की ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और हैरानी सब एक साथ उतर आए थे। अगले ही पल वो झटके से खड़ा हुआ और तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ गया, जहां दुल्हन के माता पिता और छोटी बहन अहाना पहले से मौजूद थीं। उसके कदमों की आवाज सुनकर सबके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। रिश्तेदार और घरवाले सब सन्न थे। वीरान बिना दरवाजा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ। अंदर ईशानी की मां रो रही थी और उसकी छोटी बहन अहाना सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। ये सब क्या है? आपकी बेटी कहाँ है? वीरान की आवाज सख्त और ठंडी थी। ईशानी की मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि वो बदकिस्मत हमारे साथ ऐसा करेगी। हमें बस अपनी इज्जत बचानी है। मेहमान बाहर बैठे हैं और वीरान की मुट्ठी एकदम से कस गई। और क्या? और फिर अहाना के पिता आगे बढ़े, सिर झुकाए बोले, हम अहाना को आपके विवाह में देना चाहते हैं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। आपका भी नाम, बारात, मेहमान सब कुछ दांव पर है। बस आप हाँ कह दीजिए। क्या बकवास है ये? वीरान एक पल के लिए चिल्ला उठा। शादी है या कोई खेल तमाशा? बड़ी भाग गई तो छोटी को विवाह में दे दो। प्लीज वीरान बेटा, समझने की कोशिश करो। हम दोनों की परिवार की इज्जत दांव पर लगी है और इसका एक ही हल है, अहाना की शादी आपसे कर दी जाए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बात की बाद में देखी जाएगी। वीरान ने एक नजर उठाकर अहाना की ओर देखा। वो डरी सहमी बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर हया और होंठ बंद। वो किसी मासूम हिरनी की तरह लग रही थी, जैसे शिकारी उसके सामने हो और वो छिप जाना चाहती हो, पर छिपने की जगह न मिली हो। वो पल बहुत भारी था। वीरान के भीतर गुस्से की आग जल उठी। उसे लगा जैसे सब कुछ एक मजाक बन गया हो। प्यार, रिश्ता, भरोसा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। ईशानी, जिसे वो सगाई के बाद से चुपचाप अपना जीवन साथी मानते हुए मोहब्बत करता था, क्या वो उसे इस तरह छोड़ गई? लेकिन अगले ही पल वीरान के मन में एक ख्याल कौंधा, बदला। यही वो क्षण था जब वीरान ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अगर ईशानी ने उसे बेइज्जत किया है तो वो भी ऐसा ही वार करेगा जिसे ईशानी जिंदगी भर भूल ना पाए। उसका बदला होगा ईशानी की बहन को अपनी जिंदगी में शामिल करना। वो उसकी बहन को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करेगा, और इस तरह कि वो कभी किसी और की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। उस पर सारी खुशियां हराम कर देगा,
सगी बहन थी ना ईशानी, अहाना का दर्द ईशानी अपने दिल में जरूर महसूस करेगी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, करवाइए शादी। माहौल में सन्नाटा छा गया। सबने हैरानी से वीरान की ओर देखा। ये शब्द सुनते ही अहाना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो जो इस उम्मीद के सहारे बैठी थी कि वीरान शादी से इनकार कर देगा, उसके मानते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उसके आंसू बेकाबू होकर बह निकले। अहाना की माँ ने एक लाल दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया। शादी की रस्में होने लगी और कुछ ही देर में शादी संपन्न भी हुई। शादी संपन्न होते ही माहौल में एक भारी सी खामोशी छा गई थी। न कोई मुस्कान थी, न कोई बधाई, न कोई रौनक। सिर्फ एक बोझिल सी सरगोशी थी जिसने फिलहाल दोनों परिवारों की इज्जत बचा ली थी। वीरान ने पंडित जी को विदा किया और एक पल को अहाना की ओर देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अहाना की मासी अंदर आई। चलो, बहुत अच्छा हुआ कि शादी अच्छे से सकुशल निपट गई। अब विदाई का इंतजाम करो। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हमें यही दिखाना है कि दुल्हन वही है जो पहले तय थी। वीरान की माँ प्रीति जी फौरन हरकत में आ गई। हाँ हाँ, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि तय पाया गया था। वही बैंड, वही जश्न, वही तस्वीरें। लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका रहेगा, जैसा कि फेरों के समय ढका रहा था। कोई भी चेहरा नहीं देखेगा, और अगर कोई जिद करे तो कह देना वीरान ने मना किया है, क्योंकि अभी उसके कुंडली में दोष है। उसकी दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देख सकता, वरना उसके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। पूरा परिवार चुप था। सबका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, खानदान की इज्जत। किसी ने भी एक बार भी उस मासूम लड़की से ये नहीं पूछा कि क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, जो अपने बहन के किए की सजा चुपचाप भुगतती जा रही थी। अहाना को जल्दी जल्दी तैयार किया गया। ईशानी का ब्राइडल लहंगा उसे पहनाया गया। लाल लहंगा, सोने के गहने और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। उस वक्त अहाना और एक जिंदा लाश में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। बाराती हॉल में जमा थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दुल्हन बदल चुकी है। सबको यही लगा कि अंदर दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है। वीरान को स्टेज पर बिठाया गया और अब औपचारिक विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अहाना को औरतों ने सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला। उसके दुपट्टे का पल्लू बहुत नीचे कर दिया गया था ताकि चेहरा पूरी तरह से ढका रहे। हर कदम पर वो बुरी तरह कांप रही थी। दिल में डर, मन में अजीब से विचार और आंखों में अनगिनत सवाल, मगर जबान पर खामोशी थी। विदाई परंपरागत तरीके से हुई। अहाना माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोई, जबकि वीरान की आंखों में अब भी वही सख्ती और गंभीर भाव थे। गाड़ी में साथ बैठे वीरान ने उसके कांपते थरथराते शरीर को महसूस किया। वह हिचकियां भर रही थी, मगर बारात के विदा होने पर सबने राहत की सांस ली थी। गाड़ी वीरान के दरवाजे के सामने रुकी तो सबने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। वीरान को सब कुछ एक असहनीय तमाशा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि यहाँ के रिश्तेदार भी सच्चाई से अनजान थे। रात के 11 बजे तक अहाना को कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो छत पर लगे झूमर से छनकर पूरे बेडरूम में अजीब सी खामोशी फैला रही थी। दुल्हन का कमरा परंपरागत अंदाज में सज चुका था। जैसे ही वीरान की कुछ बहनें उसे पलंग पर बिठाकर गईं, वह डर से बुरी तरह कांपती हुई तुरंत पलंग से उठकर खड़ी हो गई। उसने इस रिश्ते के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और फिर अचानक से ये रात आ गई थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। उसका दिल आगे आने वाले पलों को सोच सोचकर बुरी तरह डर रहा था। उसने तो हमेशा वीरान को अपने जीजा की हैसियत से जाना था, और अब अचानक से वह पति के रूप में उसके सामने आ गया था। वह यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता तलाश कर रही थी, और जब उसे यहाँ से भागने का रास्ता न मिला तो वह पलंग के नीचे छिपकर बुरी तरह कांप रही थी। उसे डर लग रहा था। वह डरती सहमी कांपते हाथों से अपना दुपट्टा समेटे हुए पलंग के नीचे सरक गई। कमरे की खामोशी में केवल उसकी दबी हुई सिसकियां गूंज रही थीं। और तभी बाहर हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वीरान आ रहा था। दरवाजा खुला। वीरान सीधे अंदर आया। उसके कदम रुक गए। कमरा बिल्कुल खाली था। चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पलंग के पास आया, एक नज़र फूलों से सजे पलंग पर डाली, फिर साइड टेबल पर पड़े दूध के ग्लास को देखा और कुछ पल के लिए ठहर सा गया। अहाना, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
आहाना पलंग के नीचे चुपचाप सिमटी हुई, सिसकियां दबाती दुपट्टे में मुंह छुपाए बैठी रही। उसकी सांसें बेढंग हो रही थीं। वीरान अब कमरे में धीरे धीरे चलने लगा। उसने दरवाजे खिड़कियों पर नजर दौड़ाई और फिर वह रुक गया। पलंग की ओर मुड़ा, झुक कर देखा। एक हल्की सी कंपकपी, कुछ लाल कपड़े का किनारा और दबे हुए आंसुओं की आवाज। वीरान की नजर नीचे गई और वह पल जैसे दोनों की सांसें ठहर गई हों। आहाना की आंखें बंद थीं, होठ बुरी तरह थरथरा रहे थे। उसने आंखें खोलीं तो सामने ही वीरान को झुके हुए पाया। वह एकदम से चौंक गई और झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन जगह तंग थी। वीरान ने एक पल तक उसे देखा और फिर खड़ा हो गया। वह समझ गया था कि वह उससे डर गई है। वीरान ने गहरा सांस लेकर जैसे खुद के भीतर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश की। बाहर आओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। आवाज ठंडी थी। आहाना लगातार कांप रही थी, लेकिन डर के मारे पलंग से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने रुककर कहा, जैसे कसम खा रहा हो। आहाना की आंखों से आंसू टूट कर गिर गए। वह धीरे धीरे बाहर आई। उसका दुपट्टा धूल से भरा था और चेहरे पर हल्की सी खरोच थी। वीरान पीछे हटकर उसे खड़े होने की जगह दे गया। बैठो, वीरान ने उसे बैठने का इशारा किया। वह पलंग के कोने में सिमटकर बैठ गई, निगाहें अभी भी नीचे थीं। वीरान ने उसका डर महसूस किया और थोड़ा सा दूर बैठ गया। मुझे मालूम है कि तुम ये रिश्ता नहीं चाहती थीं और सच कहूं तो मैं भी नहीं, मगर जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं और न ही मेरा। आहाना ने हैरानी से निगाह उठाकर सामने बैठे वीरान को देखा। तुम मेरी बीवी जरूर हो, मगर मुझसे किसी नरमी की उम्मीद मत रखना, समझी? वीरान की आवाज में ठंडा जहर था। ईशानी ने जो किया उसकी सजा तो वैसे मैं तुम्हें देना चाहता था, मगर तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम तो अभी ही डर से मर जाओगी, उसने तंज किया। आहाना और भी सिमट गई। वीरान ने धीरे से कंबल उठाकर पलंग के कोने पर रखा और खुद भी पलंग पर बैठ गया। सो जाओ। सुहाग रात को लेकर जो तुम्हारे दिल में डर है, उस डर को निकाल दो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अभी छोटी हो, इस रिश्ते और इस रात के बारे में नहीं जानती हो सकता है कुछ सालों में समझ आ जाए तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। और फिर कमरा फिर से खामोश हो गया था। आहाना उसके कहे पर बिना कुछ बोले जल्दी से लेट गई। रात गुजर गई। न कोई बात हुई, न कोई मांग, न कोई सवाल, केवल खामोशी थी। दो अनजान इंसान एक कमरे में, एक रिश्ते के बंधन में बंधे हुए, मगर एक दूसरे से कोसों दूर। अगली सुबह आहाना ने आंखें खोलीं। पहली बार किसी अनजान कमरे में जागने का एहसास अजीब था। रमन मौजूद नहीं था, शायद सुबह ही निकल चुका था। कमरे के कोने में एक सफेद कपड़ा रखा था, साथ में एक नोट। आज रिसेप्शन है, ये पहन लो, नीचे सब इंतजार करेंगे। लिखावट साधारण थी मगर लहजा नरम। रिसेप्शन की रस्म पूरी तरह से औपचारिक अंदाज में हुई। तस्वीरें खींची गईं, बधाइयां दी गईं और सब वापस चले गए। वीरान का अंदाज बेहद ठंडा था। न कोई प्यार की झलक, न कोई खुशी का दृश्य, बस एक सामाजिक ढांचे में एक तस्वीर जिसकी असली कहानी से कोई भी संबंध नहीं था। अगले दिन वीरान सुबह तैयार होकर कमरे से निकला तो आहाना अभी तक नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी। ससुराल का पहला दिन और वो चाहती थी खुद को हर संभव तरीके से बेहतर साबित करे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो नौकरानी से कह देना। वो बिना बात किए निकल गया। सिमरन को लगता था वो ईशानी का सारा गुस्सा शादी की पहली रात ही आहाना पर निकाल देगा, मगर वीरान ने ऐसा कुछ नहीं किया था। न उसने उसे छुआ, न डराया, न चिल्लाकर बात की। बस एक शांत थका हुआ मर्द जो शायद खुद भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से गुजर रहा था। दिन बीतते गए। वीरान की जिंदगी भी दिनचर्या पर वापस लौट आई थी। सुबह नाश्ता, दिन भर ऑफिस, शाम में खामोशी, रात को अलग किनारे पर नींद। आहाना हर दिन उसके जाने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो जाती। सास प्रीति जी कभी कभी बात कर लेती तो कभी चुपचाप उसे देखती। प्रीति जी भी जानती थीं कि लड़की मासूम है, जो हालात की भेंट चढ़ी है, मगर फिर भी उनके दिल में उसके लिए कोई नरम जगह नहीं थी। उन्हें वो भी अपनी बहन की तरह ही आवारा लगती थी। ईशानी का गुस्सा कहीं न कहीं वो आहाना पर उतारकर अपना दिल हल्का करना चाहती थीं, और इसीलिए वो उससे पूरा दिन घर के काम करवाती रहती थीं। वीरान की जिंदगी में आहाना अब केवल एक साये की तरह मौजूद थी, जिसके होने न होने से वीरान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी फाइलें, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स में व्यस्त था, तो आहाना घर के कामों में व्यस्त होकर रह गई थी। लेकिन आहाना ने यह तय कर लिया था कि वो अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेगी। वो अपनी पहचान से वीरान के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगी, धीरे धीरे, चुपचाप और प्यार से। उसने शादी के बाद अपनी माँ से कुछ पुराने कपड़े मंगवा लिए थे, वही पहनती थी।
अपनी बहन की बड़ी और दहेज की कोई भी चीज़ उसने इस्तेमाल करना खुद पर हराम समझ लिया था। यही रूटीन कई दिन चलता रहा। कभी कभी वीरान की नज़र उस पर पड़ती तो दिल में हल्की सी चुभन होती। ये लड़की जो हर दिन बिना कोई शिकायत के सब कुछ सह रही है, क्या वो सच में दोषी है? क्या वो इस सज़ा की हकदार है? उस रात जब वो ऑफिस से घर लौटा तो अहाना नींद में थी, सोफे पर लेटी हुई थी, जैसे किसी ख्यालों में गुम, कमरे की छत को घूर रही थी। चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे हल्के साए। वीरान ने कुछ पल उसे देखा, एक आह भरी और दरवाजा बंद करके खुद पलंग पर लेट गया। न जाने क्यों आज वो पलंग पर नहीं सोई थी, और जब वीरान सोने के लिए लेटा तो उसे बेचैनी हुई थी। आज शनिवार था। एक लंबे अंतराल के बाद वीरान का ऑफ था। सुबह वो देर से उठा। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ वो नीचे लॉन्ज में आया। रसोई से हल्की सी आवाज आ रही थी, बर्तनों की टकराहट, चूल्हे पर चाय के उबलने की सुन-सुन और किसी की दबी दबी आवाजें। और तभी रसोई से कर्कश आवाज गूंजी, जरा तो ठीक से काम किया करो अहाना, तुमसे एक सीधी रोटी भी नहीं बनती। वीरान चौंक गया। ये उसकी माँ की आवाज थी। वो सख्ती से नहीं बोलती थी, मगर आज उनके शब्दों में तिरस्कार साफ महसूस किया जा सकता था। वो उठकर दबे कदमों से रसोई की ओर बढ़ा, कमरे के किनारे से झांका जहां अहाना साड़ी का पल्लू बार बार सिर पर संभाल रही थी और हाथों से फर्श पर गिरी सब्जियों के टुकड़े समेट रही थी। प्रीति जी कुर्सी पर बैठी थी और हर 2 मिनट में अहाना को किसी न किसी बात पर डांट रही थी। वीरान कुछ पल वहीं खड़ा रहा। ये वही अहाना थी जो रोज शाम को दरवाजे पर उसे पिक किया करती थी, चुपचाप खाना लगा देती और धीरे से कमरे की कोने में सिमटकर बैठ जाती थी। ये वही अहाना थी जिसे उसने एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध लिया था और फिर कभी पलटकर पूछा भी नहीं था कि कैसी हो। मगर जो भी था, वीरान को अपनी माँ का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रसोई से बाहर आकर उसने नौकरानी को आवाज दी, कजरी, बड़ी मालकिन को चाय बनाकर दो। दोपहर का समय बीत गया। अहाना खाने की तैयारी में व्यस्त थी। माँ बराबर कुर्सी पर बैठी तेज आवाज में उसे हिदायतें दे रही थी। कभी लहजा तंज भरा, कभी सख्त, तो कभी तिरस्कार भरा, जैसे अहाना कोई नौकरानी हो, बहू नहीं। और वो मासूम चुपचाप बस काम में लगी हुई थी। वीरान ने पूरे घर पर नजर दौड़ाई। पूरा घर शीशे की तरह दमक रहा था। उसने एक भरपूर नजर सामने बैठी अहाना पर डाली थी। घर साफ सुथरा, शीशे की तरह दमकता हुआ था, लेकिन उसकी कोमल त्वचा अब कुछ मुरझाने लगी थी। वीरान के दिल में हूक सी उठी। वो अपने गुस्से में और ईशानी के ख्यालों में इस लड़की को कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे गया था। वीरान ने अनजाने में अहाना की प्लेट में सब्जी डाली, जो कि ना के बराबर अपनी प्लेट में सब्जी लिए बैठी थी। अहाना ने चौंक कर वीरान को देखा। शाम को अहाना कपड़े तह करके सोफे के किनारे बैठी थी कि वीरान पास आकर बैठा। वीरान के करीब बैठने पर वो चौंक उठी। तुम रोज ये सब अकेली करती हो? वीरान ने नरमी से पूछा। अहाना ने नजरें झुका लीं। जी, उसका लहजा धीमा और हल्का सा हो गया था। कजरी किस लिए है घर में? वीरान की आवाज में पहली बार नरमी के साथ हैरानी थी। अहाना ने मुश्किल से मुस्कुराकर कहा, आंटी कहती हैं बहू घर का काम ना करे तो घर घर जैसा नहीं लगता। वीरान के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। वो कुछ देर चुपचाप रहा, फिर अचानक उठकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। माँ अभी भी कुर्सी पर मौजूद थीं। वीरान ने पहली बार सीधे उनसे कुछ कहने की ठानी थी। मम्मा, अहाना बहू है, नौकरानी नहीं। उसे थोड़ा सा आराम दे, वो भी इंसान है। प्रीति जी चौंकी। तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र होने लगी? भूल गए वो किसकी बहन है? किस हालात में ब्याह कर लाए थे इस मनहूस को? मैं अच्छे से जानती हूँ बहू को कैसे रखना है। तुम अपने काम से काम रखो। वीरान की नजरें ठंडी थीं। मैं गलत था, लेकिन अब और ये तमाशा नहीं देख सकता। अहाना मेरी पत्नी है और इतने अरसे में मुझे एक बात तो अच्छे से समझ आ गई है कि वो अपनी बहन के जैसे हरगिज नहीं है। वीरान के कठोर शब्दों पर प्रीति जी की जबान बंद हो गई थी। उन्होंने नजरें चुरा लीं। रात को जब अहाना ने देखा कि किचन में कजरी सब काम कर रही है और वीरान ने खुद अपने हाथों से पानी का गिलास उसे लाकर दिया था, तो उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। थैंक्स, वो मुश्किल से बोली। वीरान ने नरमी से कहा, अब से तुम सिर्फ खाना बनाने का काम संभालोगी, क्योंकि तुम खाना ना बनाओ तो पेट नहीं भरता। बाकी सफाई के लिए कजरी है, और अगर माँ कुछ कहें तो मुझे बताना। अहाना की पलकें झुक गईं। उसके दिल में कुछ नर्म, कुछ मोहब्बत सी जागी। शायद आज पहली बार इस घर में उसे एक इंसान का दर्जा मिला था। सुबह का समय था। वीरान शहर से बाहर था, एक ऑफिशियल दौरे पर 3 दिन के लिए गया हुआ था। आज उसे हर काम अकेले ही संभालना था। वो किचन में काम कर रही थी जब उसे फोन की घंटी सुनाई दी।
उसने हाथ पोंछकर अपना मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज थी, उसकी बुआ की बेटी। आहाना, सुना है तुम्हारी दीदी वापस आ गई हैं? आहाना जैसे कुछ पलों के लिए स्थिर हो गई। क्या क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो कल रात वापस आ गई हैं। मामा जी ने भी उन्हें माफ कर दिया है और वो मामा जी के साथ घर पर रह रही हैं। आहाना का हाथ मोबाइल से फिसलते फिसलते बचा। वही बहन ईशानी, जिसके भागने की सजा उसे मिली थी। वो बहन अब वापस आ चुकी थी और माँ बाप ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। उसी पल प्रीति जी की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। अरे, क्या चोरी छुपे किससे बातें कर रही हो? प्रीति जी ने झपट कर दरवाजा बंद किया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वीरान नहीं है ना? अब दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। आहाना का दिल एकदम जोर से धड़क उठा। उसने पीछे हटना चाहा, मगर प्रीति जी ने उसे जोर से धक्का दिया। आहाना का शरीर कांप उठा। वो फर्श पर गिर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। उसकी हिचकियां निकल गईं। प्रीति जी ने साइड टेबल पर रखा मार्बल वास उठाया और इस बार वो उसके टांगों पर पड़ा था। आहाना चीखी नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर ली। तुम्हारे परिवार की लड़कियां भागने वाली बेशरम, और तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। प्रीति जी चिल्लाती रहीं। रमन को बताऊंगी कि तुम भी उसी खून से हो। एक दिन तुम भी यहां से भाग जाओगी। आहाना अब चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। आंखों से बिना आवाज आंसू बह रहे थे। दरवाजे पर लगी कुंडी धीरे से हिली। 3 दिन के ऑफिशियल टूर के बाद वीरान वापस आया था, मगर दिल में सुकून नहीं था। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक आहट, एक सिसकी उसके कानों में गूंजी। यही है तुम्हारी औकात? ये आवाज प्रीति जी की थी। वीरान का दिल दहल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और जैसे ही लॉन्च पार करके ड्राइंग रूम के करीब पहुंचा, उसकी नजरें जमीन पर पड़ी एक कांपती सिसकती हुई लड़की पर टिक गई। आहाना! वो फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। आहाना फर्श पर गिरी हुई थी, शरीर पर नीले निशान, चेहरा पीला और आंखों से बहते आंसू। प्रीति जी किचन के दरवाजे पर खड़ी जोर से चिल्ला रही थी। खाना जल गया, पूरी ग्रेवी कड़वी हो गई और ये कमीनी आंखें बंद करके फर्श पर बैठी रही। वीरान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर तेजी से आहाना के पास झुका। आहाना, आंखें खोलो यार। तुम्हारी जबान क्यों नहीं चलती? क्यों चुपचाप सब सहती हो? वो तुरंत दवाइयों का डब्बा खोलकर बुखार का सिरप लाया। ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा। उसकी पेशानी पर प्यार से हाथ फेरने लगा। काश काश कि मैं समय पर घर आ जाता। कुछ पल के बाद जब आहाना की पलकें कांपी और उसने आंखें धीरे से खोली, तो वीरान का चेहरा सामने था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आहाना। आहाना की आंखों में आंसू बहे। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ खाली खाली नजरों से उसे देखती रही। वीरान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब तुम पर कभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। आहाना ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वो डर में नहीं थी, बस वो थक गई थी, और वीरान उसके लिए पहली बार सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक रक्षक भी बन गया था। अगले दिन वीरान ने समय गवाए बिना आहाना को आवाज दी, जो भीतर से दबे कदमों से बाहर आई। चेहरे पर थकान, आंखों में कई अनकहे सवाल। चलो आहाना। कुछ ही क्षणों के बाद गाड़ी में बैठती आहाना उसके बगल में थी, मगर चुप। कहाँ जा रहे हैं हम? आहाना की आवाज धीमी थी। सच का सामना करवाने, तुम्हें भी और खुद को भी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। आहाना का दिल जोर से धड़क उठा। ये तो उसका अपना घर था। दरवाजा खुला तो सामने ईशानी खड़ी थी, वही लड़की, वही चेहरा जिससे वीरान कभी अपने दिल में बसाए घूमता था। मगर आज वो निगाहें चुराती शर्मिंदगी में झुकी खड़ी थी। वीरान का कदम एक पल को रुक गया, मगर तुरंत उसने आहाना का हाथ मजबूती से थाम लिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंकल? वीरान की आवाज दरवाजे पर खड़ी आहाना के पिता तक पहुंची। अंदर दाखिल होते ही एक सन्नाटा छा गया। वीरान की निगाहें ईशानी पर जमी थीं। वापस आ गई हो? वीरान ने कड़े शब्दों में पूछा। जानती हो, तुम्हारे इस फैसले ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं? मेरे सपने, मेरी माँ का गर्व, आहाना की मासूमियत, सब तुम्हारी नादानी की नजर हो गया। ईशानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। और आप सब, जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आहाना को बलिदान कर दिया और अब उस लड़की को स्वीकार कर लिया। ये मेरी पत्नी है, मैं इसे छोड़ने नहीं बल्कि इज्जत वापस दिलाने आया हूँ, जो तुम लोगों ने उससे छीन ली थी। वीरान ने आहाना का हाथ थामते हुए पलटा और दरवाजे से बाहर निकल गया। आहाना चुप थी, मगर उसकी चुप्पी में सुकून था। एक सुरक्षा का एहसास, एक नरमी, एक मान, जो सिर्फ उसके पति ने उसे दिया था। गाड़ी में बैठते ही आहाना ने धीरे से कहा, धन्यवाद।
वीरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, वादा है मेरा। वो अहाना का हाथ पकड़े घर में दाखिल हुआ था। प्रीति जी बाहर ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहलते हुए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। उन दोनों को आते देखते ही वो जल्दी से उनके करीब बढ़ी थी, जबकि वीरान ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया था। बस मम्मा, मैंने आपको कई मौके दिए लेकिन आपने हर मौका गवा दिया, और अब बस मेरा आखिरी फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाए। कल मैं और अहाना ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आपसे रिश्ता खत्म नहीं कर रहा क्योंकि आप माँ हैं, लेकिन बस अब आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा कि आप मेरे पीछे अहाना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। प्रीति जी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले थे, लेकिन वो अहाना का हाथ थामे कमरे की ओर बढ़ गया था। अहाना की आंखों में आंसू आए थे। अब क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? वो प्यार से उसके करीब बैठते अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ करने लगा। अगली ही पल वो रोते सिसकते हुए उसके सीने से लगी थी और ऐसे रोई जैसे उसके अंदर कोई तूफान जमा हो जो आज बाहर आना चाहता हो। वीरान ने भी उसे खुलकर रोने का मौका दिया था। जब अहाना को एहसास हुआ कि वो इसके कितना करीब है तो उससे दूर हटी थी। चेहरे पर हल्की लाली उभर आई थी। वीरान ने उसका आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ फ्रेश होकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अहाना फ्रेश होकर आई तो वीरान सोने के लिए लेट चुका था। वो भी अपनी साइड पर आकर लेट गई, लेकिन कान वीरान की तरफ ही लगे हुए थे, जो करवट पर करवट बदल रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई थी। उसे वीरान पर ढेर सारा प्यार आया था। वो धीरे से सरकते हुए वीरान के करीब हुई थी और अपना हाथ वीरान के कंधे पर रखा था, जो उसकी तरफ से चेहरा मोड़कर सोने की कोशिश कर रहा था। अहाना के हाथ के स्पर्श पर चौंक उठा था और एकदम से अहाना की ओर घूमा। क्या बात है अहाना, तुम ठीक तो हो ना? उसने जल्दी से अहाना के माथे पर हाथ रखा था। मैं ठीक हूँ वीरान, लेकिन बस बेचैन हूँ। जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब हमारे बीच ये दूरी क्यों? मैं इस दूरी को मिटाना चाहती हूँ। वो थोड़ा सा और वीरान के करीब सरक कर उसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी और वीरान ने भी उसे अपने आलिंगन में खींच लिया था। उसे आज महसूस हुआ कि सुकून क्या होता है। ये बेसुकूनी ईशानी के धोखे की नहीं, बल्कि अहाना से दूरियों की थी। वीरान बेतहाशा अहाना के नाजुक से वजूद को अपने होठों से छूने लगा, कभी उसके गालों को, कभी उसके होठों को। वो उसकी दीवानगी पर एक पल के लिए घबराई थी, लेकिन उसने सुकून से अपना आप वीरान के हवाले कर दिया था, पूरे विश्वास और यकीन के साथ कि वो कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। वो बड़े ही प्यार से उसे हर चीज से आज़ाद करता हुआ उसकी कमसिन खूबसूरती को अपने होठों से मदहोश होते हुए पीने लगा था। अहाना, जो अभी कमसिन थी, मासूम थी, ये अनुभव उसके लिए पहला था, लेकिन फिर वीरान के नरम होठों का स्पर्श और उसके हाथों की बेबाक शरारतें उसे सिसकने पर मजबूर भी कर रही थी। वो जानता था वो अभी मासूम है, कमसिन है, शायद ही उसकी शिद्दतों को सह सके, लेकिन वो बड़ी ही नरमी से धीरे धीरे करके उसके नाजुक वजूद में उतरा था। एक दर्द का एहसास अहाना के पूरे वजूद में हुआ और फिर वो इस मीठे से दर्द को होठ चबाते हुए सह गई थी। वो पल बहुत खूबसूरत थे, वो रात बहुत नशीली थी। थक कर दोनों अब एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सुबह जब फ्रेश होकर वो दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे तो अहाना ने उसका हाथ थामा। आपने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा नहीं दिया, उसने शिकवा कर दिया। जो मेरी जान को चाहिए वो मैं उसे लाकर दूंगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुंह दिखाई का तोहफा? वो उसके नाजुक सी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींच गया था। आंटी जी को माफ कर दें और इस घर को छोड़कर ना जाए, क्योंकि आंटी जी का हमारे सिवा कोई भी नहीं है। जबकि दरवाजे पर खड़ी प्रीति जी की आंखों से आंसू निकले थे। वो गलत समझी थी। अहाना तो बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी। वीरान ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वादा करो मुझसे, अगर मम्मी जी ने तुम्हें फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो इस बार तुम मुझे सब कुछ बताओगी। और जहां अहाना के दिल में सुकून उतरा था, वहीं प्रीति जी की आंखों में आंसू और भी तेज हुए थे। वो चुपचाप वहां से पलट गई थीं और खुशी खुशी किचन में कजरी के साथ मिलकर अपने बहू बेटे के लिए नाश्ते की तैयारियां करने लगी थी।